वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जल्दी ही मैं अब जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाऊंगा। जीएस के प्रैक्टिस सेट लगातार हमारे चल रहे हैं, अब हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट्स की हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स हैं हिंदी के, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक, इस टॉपिक को हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको हम लगाएंगे जिससे हमारी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें टोटल 50 शब्द मतलब जो है 50 क्वेश्चन होंगे जिनकी हम व्याख्या भी करेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। यहाँ से बहुत हद तक संभव है कि आपको पेपर में भी कोई ना कोई मिल जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो भैया, देखिए प्रश्न नंबर पहला देखो यहाँ पे, जिसका कोई साकार शरीर ना हो उसे क्या कहा जाता है। साथियों, जिसका कोई शरीर नहीं होता उसके लिए सामान्य अर्थों में हम लोग अमूर्त का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे ऑप्शन है इन्हें आप अगर ध्यान से देखो तो उसे अम्ब भी कहा जाता है और अर्रे भी कहते हैं। ठीक है, तो जिसका कोई साकार शरीर नहीं होता उसके लिए ये सभी इस्तेमाल होंगे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहले का ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है इसी के जस्ट सामने, उड़ासना। उड़ासना का मतलब क्या है। प्रश्न नंबर 7। ऑप्शन ए है चौपट करना, ऑप्शन बी है उखाड़ कर तहस नहस, ऑप्शन सी है भाप बनकर उड़ जाना, ऑप्शन डी है सभी। तो साथियों, उड़ासना का मतलब होता है कि उखाड़ कर तहस नहस कर देना, बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देना, बिल्कुल तबाह कर देना। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष की आयु की बालिका, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। दूसरा, हरी इलायची के दाने। चूंकि इन दोनों का जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो सेम है, दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ ही रख दिया है जिससे आपको ये दोनों एक साथ तैयार हो जाएं। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज हम बनाते हैं यहाँ पे ये बहुत स्टैंडर्ड होती है। विश्वास मानिए कि अगर आपने इसको सही से कर लिया, बात समझ रहे हैं ना, अगर आपने इसको ढंग से कर लिया तो पेपर में आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। विश्वास मानिए, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मैंने इन्हीं टेस्ट सीरीज़ को लगा करके हिंदी में 58 और 59 अंक हासिल किए 60 में से, केवल इन्हीं को पढ़ के। तो बहुत ही स्टैंडर्ड इनका अच्छा है, बस आपको ढंग से पढ़ना है और इनको समझना है। और जो भी ऐसे शब्द मिलें जो आप इनको पहली बार पढ़ेंगे उन्हें कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए इसका आंसर, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक ठीक, ऑप्शन ए है पृथुका। आगे सवाल दिया हुआ इसको देखिए, अपाश्रय शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। अपाश्रय, प्रश्न नंबर 8, जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई स्वार्थ ना हो, जो कहीं भी आश्रय ना ले, या फिर ये सभी। तो साथियों, अपाश्रय का सही अर्थ है जो कहीं आश्रय नहीं लेता है, उसको हम कहते हैं अपाश्रय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी प्रवृत्ति, सच्चाई या ईमानदारी की नीयत, ये क्या कहलाती है। तो साथियों, इसके लिए पहला ऑप्शन है दयानतदारी, दूसरा खुलूस, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अच्छी प्रवृत्ति, सच्चाई या ईमानदारी की नीयत, देखिए दयानतदारी भी कहलाती है और खुलूस भी कहलाती है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिमंडन का शाब्दिक अर्थ क्या है। सजना और संवरना, स्वयं की प्रशंसा करना, आपस में झगड़ा करना, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। देखिए, अभिमंडन का सही अर्थ होता है सजना और संवरना, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिना मतलब की चीज या बात को एक शब्द में क्या कहेंगे। बिना मतलब की बात, व्यर्थ बात जैसे हम कह सकते हैं। ऑप्शन है पोच, आखोर, ए और बी दोनों, या फिर अटिल। प्रश्न नंबर 4, और यहाँ पर
जो इसका सही जवाब होगा साथियों, देखिए हो सकता है आपने पोच पढ़ा हो, तो पोच तो होता ही है लेकिन आखोर भी होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे देखेंगे। वन में रहने वाला छुट्टा जानवर, वन में रहने वाला छुट्टा जानवर, तो इसके लिए जो शब्द होता है वो होता है बनेला। यहाँ पर मैं आपको एक और बताता हूँ साथ में, बिना देख रेख का जो जानवर होता है, ठीक है, बिना देख रेख का जानवर जिसकी कोई देखभाल नहीं करता है ना, जो सड़कों पर ऐसे घूमता है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है अनेर। ध्यान रखना, बिना देख रेख का जानवर अनेर कहलाता है और वन में रहने वाला जानवर बनेला। ठीक, वनवासी तो ये जो हम आदिवासियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें प्रयोग नहीं होगा। आगे देखो, जिस पर विजय पाना कठिन हो तथा जिसका नाप करना कठिन हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन दुर्जेय, अपरिमेय, दुर्विजय तथा दुष्परिमेय, दुष्कर तथा कूटमिति, दुष्विजय या दुर्परिमेय। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो ये, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्विजय। ठीक है, और जिसकी नाप करना कठिन हो उसको कहेंगे दुष्परिमेय। परिमेय का मतलब ही नाप तोल करना होता है। अब नाप करना जब कठिन हो गया तो फिर ये काम, इसके आगे अगर दा लगा देंगे, दुष्ट लगा देंगे, तो वो कठिन के सेंस में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, दुर्विजय और दुष्परिमेय। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास इसमें, प्रश्नव्य तथा प्रत्युक्त शब्दों के लिए वाक्य कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। देखो, प्रश्नव्य का मतलब होता है जिसको प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, यानी जो प्रश्न के रूप में पूछने के योग्य हो। और प्रत्युक्त जो होता है साथियों, वो होता है कि किसी बात का तर्क द्वारा, मतलब तर्क के माध्यम से किसी बात का खंडन करना। ठीक है, यानी आपने मतलब आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने अगर उस बात का खंडन तर्क करके किया है, प्रॉपर लॉजिक रीजनिंग देकर के आपने यदि उस बात का खंडन किया है, तो उसको कहते हैं प्रत्युक्त। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्नव्य मतलब प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, और प्रत्युक्त मतलब किसी बात के खंडन में प्रयुक्त तर्क। आगे देखिए, आगे है बिना काम धाम का व्यक्ति। जिसके पास कोई काम नहीं है उसे क्या बोलेंगे बेसिकली? तो साथियों जिसके पास कोई काम नहीं होता है उसे अकर्मण्य भी कहा जाता है। अजगर भी इसी सेंस में आता है, क्योंकि अजगर देखिए पड़ा रहता है ना। आपने 2 लाइनें सुनी होंगी कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, संत मलुका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर ऐसे ही व्यक्ति के लिए एक प्रयुक्त संज्ञा है, या हम कहेंगे विशेषण है, जो व्यक्ति कुछ नहीं करता। अजगर क्या करता है? पड़ा ही तो रहता है पूरे दिन। तो जो दिन भर पड़ा रहता है उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो इसमें बी और सी दोनों हैं, और ए भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है, अरसोहा। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी वाला। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो भाई तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। काफ़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाए जाते हैं, पूरी व्याख्या तैयार करने में, एनालाइज करने में टाइम लगता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। देखो आगे शब्द है, प्रताड़ित शब्द हेतु उचित व्याख्या, उचित वाक्य का चयन कीजिए। यानी प्रताड़ित के लिए सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, जैसे ठगा गया हो ऐसा व्यक्ति, जिसका उत्पीड़न किया गया हो ऐसा व्यक्ति, जिसकी प्रताड़ना की गई हो ऐसा व्यक्ति। क्या बोलेंगे इसको? देखो, देखिए 12 का जो सही शब्द होगा वो ये कि जिसका उत्पीड़न किया जाता है। ठीक है, जिसको परेशान किया जाता है या जो उत्पीड़ित होता है उसको कहते हैं प्रताड़ित। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास करने का भाव। ऐसे लोग जो गरीब हैं उनका विकास करने का भाव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हरिजन कल्याण, ऑप्शन बी अनुदान, ऑप्शन सी अंत्योदय, ऑप्शन डी अर्थोदकार। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। देखिए इसका सही जवाब होगा अंत्योदय। अंत्योदय स्कीम भी आप लोगों ने सुनी होगी, भारत सरकार, राज्य सरकार चलाती हैं। ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं बनाती है जो अंत्योदय के अधीन आती है। अंत्योदय कार्ड भी आता है ना। तो वो गरीब लोगों को ही मिलता है, अमीर लोगों को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखो,
जिसमें शील या संकोच करने का सर्वथा अभाव हो, यानी जिसमें शर्म ना हो। बेसिकली बात ये है, जो शर्माता नहीं है, संकोच नहीं करता है, जो मन में आता है बोलता है, बिल्कुल भी घबराता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, देखो पहला है तोता चश्म, दूसरा है असंवेदनशील, तीसरा है बेमुरव्वत और चौथा है ए और सी दोनों। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 13। देखिए तोता चश्म वो व्यक्ति होता है जिसके लिए हम एक शब्द कह सकते हैं मुंहफट, है ना। जैसे तोता जो होता है, अगर आप उसे कोई चीज़ सिखा दें तो वो फिर बोलता ही रहेगा, है ना। वो ये नहीं देखेगा कहाँ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो ना ही शर्म करेगा। अगर आपने किसी तोते को गाली सिखा दी तो वो मेहमानों के सामने भी गाली देगा। तो तोता चश्म का मतलब ये होता है, ठीक है, जो तोते की तरह व्यवहार करे। असंवेदनशील तो देखिए वो होता है जिसके अंदर संवेदना नहीं होती है, जिसके अंदर इस तरीके की भावनाएं ना हो, है ना, दया संबंधी वो। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये तो गलत है। और बेमुरव्वत जो है साथियों, ये भी उर्दू का शब्द है ना। बेमुरव्वत कई बार आपने गानों में जो है सुना होगा, है ना। जैसे मतलब बहुत बार जो पुराने गाने होते हैं उनमें ये शब्द आपको सुनने को मिलेगा। तो ए और सी दोनों ही हैं इसके, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आग की प्रबल चिंगारियाँ, इसके लिए एक शब्द कौन सा जो है हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? पहला है स्फुटलिंग, स्फुलिंग, फिर है विच्छुरित, फिर है वही, और चौथा है ए और बी दोनों। ठीक है, देखो जरा, देखिए थोड़ा सा कठिन सवाल है, हो सकता है आपने ये शब्द ना पढ़े हों, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। देखिए वहिन जो है ये तो अग्नि का ही पर्यायवाची है, और विच्छुरित भी अग्नि की जो चिंगारियाँ होती हैं उनके लिए भी इसकी व्याख्या जो होगी, हाँ मैं दोबारा से इसको देखता हूँ। हाँ, प्रश्न नंबर 18 देखिए, इसमें जो है आपको ये बताना है। देखो स्फुलिंग जो है ये अग्नि का ही पर्यायवाची है, या हम कहें अग्नि की चिंगारियों के लिए प्रयुक्त होता है, और विच्छुरित भी इसी के सेंस में आता है। ठीक, वहिन जो है ये सीधे सीधे अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पर चिंगारियों की बात हो रही है, अग्नि की बात नहीं हो रही है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सही जवाब जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन डी, 18 का डी, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कुछ दिन के लिए किसी काम से अलग कर दिया जाना। जब आपको कुछ दिन के लिए किसी काम से अलग कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए जो है बहुत ही फेमस शब्द इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होता है, हिंदी में भी इस्तेमाल होता है, सस्पेंड। सस्पेंड, जब कोई अधिकारी कर्मचारी कोई ऐसा काम कर देता है जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। हिंदी में से कहते हैं निलंबन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हो जाएगा। तो आप कर ही लोगे, आसान है। पहले से की गई व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पेशबंदी, बंदोबस्त, पूर्व नियोजन या सभी। ठीक, तो इसके लिए जो सही शब्द होगा पहले से की गई व्यवस्था, इसके लिए सही शब्द होगा पेशबंदी। ध्यान रखना, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। आगे देखो, अंगमर्दक और अंग विभ्रम, इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ आपको बताना है। देखिए इनका अर्थ है, देखिए अंगमर्दक का मतलब होता है, देखिए मर्दन का मतलब होता है किसी का दमन कर देना, लेकिन यहाँ पर जो है आपको या मर्दक का मतलब होता है शांत कर देना एक तरीके से। ठीक है, तो अंगमर्दक वो व्यक्ति होता है जो आपके शरीर को शांत करता है। शांत करने से मतलब ये नहीं है तो मार डालेगा, गोली मार के शांत कर दिया, नहीं, आराम के सेंस में यहाँ पे है। तो अंगमर्दक कौन होता है? जो आपके शरीर को मालिश करके आराम देता है, उसको कहते हैं अंगमर्दक। ध्यान रखना, ठीक है। और अंग विभ्रम ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति का अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता या उसका शरीर उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब स्थिति हो जाती है। इस स्थिति को हिंदी में कहा जाता है अंग विभ्रम, जब हमारा शरीर भ्रम की स्थिति में पहुंच जाए और हमारे काबू से बाहर हो जाए। पागलपन की अवस्था कहा जा सकता है इसको। तो इसके लिए अब आप ऑप्शन देखो कौन सा होगा। ठीक है, तो इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शरीर की मालिश करने वाला और शरीर के अंगों पर मानसिक नियंत्रण ना होना, जब आपके शरीर से नियंत्रण मानसिक रूप से छूट जाए, पागलपन की स्थिति हो जाए। इसीलिए इसको हम
ये कहेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है। आगे देखो, घोड़े के मुंह में लगाए जाने वाला ढांचा जिसके दोनों ओर चमड़े के तस्मे बंधे रहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो जो है आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक, घोड़े के मुंह में लगाए जाने वाला ढांचा जिसके दोनों ओर चमड़े के तस्मे बंधे रहते हैं, इसको कहा जाता है साथियों रकाब। क्या बोलते हैं इसको? रकाब कहते हैं। सही है, याद रखेंगे, उर्दू का शब्द है, सीधे सीधे याद रखना है। ठीक है, लगाम जो होती है वो एक अलग व्यवस्था है, वो घोड़े को कंट्रोल, जैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा ये लगाम है क्या, लगाम नहीं होगा भाई, लगाम एक अलग चीज़ है। लगाम जो होती है वो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है, ये घोड़े को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। ये जो है एक अलग व्यवस्था है जिसमें घोड़े को इधर उधर देखने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मजदूर के बदले हल बैल लेकर खेती करने वाला किसान, मजदूरी के बदले हल बैल लेकर खेती करने वाला किसान, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर आपको बताना है। उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है अंगोरिया। ध्यान रखना, अंगोरिया होता है वो व्यक्ति जो मजदूरी के बदले हल बैल लेकर के खेती करता है। ठीक है, बटाईदार जो होता है जो आपकी भूमि को किराए पर लेकर खेती करता है। आड़तिया वो होता है जो सामान की जो 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 खेती के सामान होते हैं, जो फसल संबंधी सामान है उनकी खरीद बिक्री करता है। आगे देखो, आगे है अत्याचारी व्यक्ति जो पूरी मानव जाति पर बोझ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है अभिक, अन्यग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। 21। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए अभिक शब्द भी इस्तेमाल होता है और अन्यग भी इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, पासे के दाव पर चौसर बिछाकर खेला गया खेल क्या कहलाता है। ऑप्शन द्यूत, अक्षकर्म, शलाका या ये सभी। प्रश्न नंबर 22। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, शलाका हो, अक्षकर्म हो या द्यूत हो, ये सभी एक प्रकार से पर्यायवाची हैं किसके, जुए के, जुआ। तो ये उसी के सेंस में जो है आएंगे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो, आगे है दुशाला। दुशाला क्या होता है भाई, दुशाला का अर्थ क्या है। प्रश्न नंबर 27 में, दुशाला ऐसा व्यक्ति जिसे साधना दुष्कर हो, ऐसी स्त्री जो सरलता से क्लांत ना हो, ऐसी स्त्री जिसका शील हरण द्रुह हो, एक ओढ़ने वाला परिधान। दुहशाला। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऐसी स्त्री जो सरलता से क्लांत ना हो। आगे देखिए, आगे है किसी विषय विशेष पर चर्चा के लिए आयोजित की गई बैठक, इसको हम क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 23। मजलिस, अंजुमन, महफिल या ये सभी। तो याद रखना, किसी विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए जो बैठक बुलाई जाती है उसे मजलिस भी कहा जाता है, अंजुमन भी कहा जाता है और महफिल भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, वैकर्तन। वैकर्तन शब्द का उचित वाक्यांश क्या होगा, ये आपको बताना है। महारथी कर्ण का एक उपनाम, बिल्कुल सही है, वैकर्तन जो है कर्ण का पर्यायवाची है। सूर्य के तेज से उत्पन्न, ये भी सही है और ये भी कर्ण को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कर्ण कौन है, कर्ण सूर्य के पुत्र माने जाते हैं, सूर्य पुत्र उन्हें कर्ण कहा जाता है। और चूंकि कर्ण सूर्य से ही तो संबंधित है, अभी मैंने क्या बताया, सूर्य के पुत्र हैं, तो ये तीनों ही इसी से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखो, आगे है अलग से रखा हुआ विशिष्ट पद अथवा खाद्य, उसको हम क्या बोलेंगे, जो किसी अलग, मतलब अलग जिसको रख दिया गया हो बिल्कुल। मखसूस, पृथक्कृत, खास या ए और सी दोनों। तो इसका जो सही शब्द होगा वो होगा मखसूस। अलग से रखा हुआ विशेष पद अथवा खाद्य उसको कहते हैं मखसूस। आगे देखो, कंडोल और करांशुक। कंडोल और करांशुक शब्दों के लिए उचित शब्द का चयन करिए। क्या होता है कंडोल और करांशुक।
देखो भाई, देखिए कंडोल होता है लकड़ी की जो छोटी टोकरी होती है उसे कहा जाता है कंडोल। और करांशुक की हम बात करें, करांशुक क्या है, तो ये जो है शब्द प्रयोग होता है हमारी शर्ट के लिए। ठीक है, शर्ट जो फुल आस्तीन की होती है उसे हम कहते हैं करांशुक। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन सी, लकड़ी की टोकरी और पूरे आस्तीन की शर्ट, ध्यान रखना। आगे देखिए, जिसका शरीर भौतिक रूप से मौजूद ना हो, यानी मन तो है उसका वहाँ पर लेकिन शरीर नहीं है, तो भूत ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो मौजूद तो है लेकिन शरीर नहीं है उसका, तो भूत इसे कहा जा सकता है। फिलहाल इसमें देखिए अशरीरी, विधाता, विदेही या ये सभी, तो जो शरीर से मौजूद ना हो उसे अशरीरी भी कहेंगे। विधाता, विधाता का कोई शरीर नहीं है लेकिन वो हर जगह मौजूद है। और विदेही, जिसका देह ना हो, वो भी इसी में आएगा, तो सभी सत्य हो जाएंगे, ध्यान रखना। आगे देखिए, घोड़े की गर्दन का बाल और समुद्र मंथन से निकली मणि, इसको क्या कहा जाता है? इनके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होगा और वो शब्द है कौस्तुभ, ध्यान रखना, इसकी वर्तनी ध्यान रखना, कौस्तुभ, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। कौस्तुभ छोटे ऊ की मात्रा बनेगी। ठीक, आगे देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसका मस्तक हाथी के सिर के समान तथा केश विहीन हो। ठीक, हाथी के सर के समान और केश विहीन हो यानी बाल ना हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन है कुंजर ललाट, ठीक, मतंग मौली, घटोत्कच या गजकेशिन। तो सही जवाब इसका क्या होगा साथियों? प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है घटोत्कच, ध्यान रखना। ठीक, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे देखो, प्रगल्भ होने की अवस्था, प्रगल्भ होने की अवस्था ये आपको बताना है क्या होता है। देखो, प्रगल्भ कौन होता है? प्रगल्भ होता है ऐसा व्यक्ति जो फालतू बकवास करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको कहते हैं प्रगल्भ। अब इसकी अवस्था को क्या कहेंगे? प्रगल्भता बिल्कुल कहा जा सकता है। ढीठ आदमी, जिस पर कोई असर ही नहीं है, आप कुछ भी कह लो, या धृष्टता, तो ये सभी हो जाएंगे इसके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आगे देखो, देखिए भाई ये कठिन है, ये मैं कहूँगा सरल नहीं है। आप सोचोगे एक बार में इनको कर ले यार, नहीं, ये अच्छी स्टैंडर्ड है भैया, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रीष्म ऋतु में भरी दोपहरी में गाए जाने वाला राग तथा जमीन जोतने वाला हल, इनके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है जो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 32 सही जवाब है इसका साथियों कुंतल, ध्यान रखना। ठीक है, कुंतल, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 37, ऐसी सिद्धि जिससे आकाश में उड़ने की योग्यता प्राप्त हो जाए उसे क्या कहा जाएगा? महाविद्या, भूचरी, शांकिनी या खेचरी। तो इसका सही जवाब होगा खेचरी। खे का मतलब ही आकाश होता है और चरी मतलब जो आकाश में चलने की योग्यता रखे, मतलब चर मतलब चलना, खे मतलब आकाश। तो कोई ऐसी योग्यता जो आपको आकाश में चलने के लिए योग्य बना दे उसे कहा जाएगा खेचरी। ठीक है, खेचर जो है ये पर्यायवाची होता है जो पक्षी होते हैं उनका। आगे देखो, सावन के महीने की चौथी रात्रि, तो भैया सावन के महीने की जो चौथी रात्रि होती है इसे कहा जाता है यशोधरा, ध्यान रखना, सीधे सीधे याद रखना है, इधर उधर भटकना नहीं है। पैसा लेकर मातम करने वाले पेशेवर लोग, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है बट राजस्थान में आज भी ये लोग होते हैं, खासकर महिलाएं होती हैं, पुरुष नहीं होते हैं। ये क्या करती हैं कि जब कोई मर जाता है तो ये वहाँ आती हैं और रोने का कार्य करती हैं। इनका काम ही यही है कि ये वहाँ आएंगी और रोएंगी। इनको रुदाली भी कहा जाता है और नौगाहर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इनका करेक्ट है दोनों। ठीक, आगे देखो, आगे है बादलों की घनीभूत घटा और राग मेघ की एक रागनी, इनके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होगा। ऑप्शन है मेघमाला, कादम्बरी, कादम्बनी या ए और सी दोनों, ऑप्शन डी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कादम्बनी, ध्यान रखना, कादम्बनी। इसकी वर्तनी भी आपको ध्यान रखनी चाहिए।
आगे देखिए, वनस्पति के पत्तों के ऊपर पाए जाने वाले बारीक रंध्र, इनको क्या कहते हैं हम लोग? कभी आप पत्ते को ध्यान से देखना तो आपको उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लाइंस दिखाई देंगे, उन्हीं की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 39। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है साथियों मचुकुंद। याद रखना, मचुकुंद। रंध्र मतलब भी छेद होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पत्ते की बात हो रही है तो मचुकुंद शब्द इस्तेमाल होगा। अगला है, जो व्यक्ति जन्मजात विजेता हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्न नंबर 40। जो व्यक्ति जन्मजात विजेता होता है उसे कहते हैं जन्मेजय, जो जन्म से ही विजेता हो। ठीक, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए, आगे है, घुंघराले बाल वाला मनुष्य या ऐसा व्यक्ति जिसके केश शेर के समान हो, जिसके केश शेर के समान शोभा वाले हों। 35 आपके सामने बताना है आपको। इस प्रकार के व्यक्ति को कहा जाता है बर्बरीक, ध्यान रखना। और बर्बरीक जो है ये काफ़ी चर्चा में है आज, क्योंकि बर्बरीक को आज हम जानते हैं खाटू वाले श्याम के रूप में। खाटू श्याम बहुत चर्चा में, ये तो आजकल भाई बहुत ट्रेंडिंग में है। तो खाटू वाले श्याम कोई और नहीं, बर्बरीक ही हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण और बर्बरीक का संवाद हुआ था, जिसमें भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को पराजित किया और बाद में फिर इन्हें देवता का पद प्राप्त हुआ। तो वो खाटू श्याम कोई और नहीं, बर्बरीक ही हैं, याद रखना। आगे है, सदैव यज्ञ की मंत्राहुतियों का वाचन करने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? 41। ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द होता है याज्ञवल्क्य, ध्यान रखना, ये एक ऋषि का नाम भी है। याज्ञवल्क्य कौन होता है? जो यज्ञ की जो मंत्र आहुति होती है उनका वाचन करता है। द्रोण शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? द्रोण, द्रोण शब्द का वास्तविक अर्थ आपको बताना है। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने। देखो, महाभारत के वीरोत्तम ब्राह्मण भी हैं, बिल्कुल अर्जुन के गुरु हैं। ये एक प्राचीन प्रणाली भी है जो 4 आड़क 32 शेर के बराबर है और संजीवनी धारण करने वाला एक रामायणकालीन पर्वत भी है। द्रोणगिरी आपने नाम सुना होगा रामायण में। तो ये सभी सत्य हैं इसके, 36 का डी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, चट्टान के जल में अपर्दन द्वारा बनने वाला बड़ा छेद क्या कहलाता है? 42। देखो भाई, इसे कोटर भी कहा जाता है, गहर भी कहा जाता है और पाषाण कोर्तक भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 47 देखिए, विविध खगोलीय पिंडों का एक परिवार जिसमें अनेकों सौरमंडल होते हैं उसे क्या कहते हैं? 47। तो उसे मंदाकिनी भी कहते हैं, वेदगंगा भी कहते हैं और सुर दीर्घिका भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। मुख्य शत्रु के पीछे रहकर सहायता करने वाला शत्रु कौन होता है? 48। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है आक्रंद, आक्रंद, याद रखिएगा। अगला शब्द देखिए, वात्या चक्र शब्द को स्पष्ट करने वाला वाक्य क्या होगा? वात्या चक्र क्या होता है? 43। तो वात्या चक्र होता है, वात्या चक्र का मतलब है वात और चक्र, यानी वायु का चक्राकार घुमाव, जिसे हम कहते हैं बवंडर। ऑप्शन सी है ना। बवंडर से आपको याद आ रहा होगा थारा भाई जोगिंदर, है ना, कि मैं बवंडर लेकर के आऊँगा, बवंडर आएगा, बवंडर आएगा, वही वाला बवंडर। आगे देखिए, शरीर में होने वाला ऐसा घाव जो विषाक्त हो गया हो, जहरीला हो गया हो, उसको हम क्या कहेंगे? 44। उसको कहा जाता है साथियों आस्यमग, व्रण और चाटेल, यानी सभी, ये उसके लिए सभी पर्यायवाची हैं। ऐसी प्रौढ़ा स्त्री जो मनसा वाचा कर्मणा अपने प्रियतम को लुभाने का प्रयास करे, ऐसी स्त्री को हम क्या कहेंगे? 49। ऐसी स्त्री को कहा जाता है आक्रामिता नायिका, ध्यान रखना, आक्रामिता नायिका। ऐसी प्रौढ़ स्त्री, प्रौढ़ मतलब लगभग 40 साल के आसपास, उस स्त्री को हम कहते हैं आक्रामिता नायिका, जो अपने प्रियतम को लुभाने का प्रयास करती है। भ्रम के कारण उत्पन्न धारणा, इसे क्या कहते हैं? अगर भ्रम के कारण कोई धारणा उत्पन्न हो गई हो तो उसे कहा जाता है आंतर प्रपंच। आंतर प्रपंच। क्षय करना या कम करना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रश्न नंबर 50।
इसके लिए शब्द होगा उत्तन्न और हास दोनों ही, यानी डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और आगे देखेंगे लास्ट सवाल हमारा, हथेली में तर्जनी और अंगूठे के बीच का स्थान। तो साथियों, हथेली में तर्जनी और अंगूठे के बीच का स्थान कहलाता है आंट, 46 का सी। तो ये हुआ हमारा इम्पोर्टेंट एक टेस्ट। देखिए टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा है, मुझे पता है, और हो सकता है इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हों जो आपने कभी सुने ही ना हो। तो यही हमारी टेस्ट सीरीज की विशेषता है कि हम स्टैंडर्ड बहुत हार्ड लेकर के चलते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से प्रश्न बनाते हैं, ताकि अगर पेपर कठिन भी आ जाए तो आप हमारे यहाँ से इतना कठिन टेस्ट ऑलरेडी लगा चुके हों कि वो कठिन भी आपको कठिन ना लगे। तो ये हमारी जो है पॉलिसी है कि हम इतने स्टैंडर्ड के टेस्ट बनाएं कि आपको पहले से ही पूरी कठिनता का एहसास करा दिया जाए, ताकि पेपर में आपको सरलता अनुभव हो। हालांकि मैं बता दूं कि पेपर में इससे सरल ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।